ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। लोग कहते हैं कि डायन कभी नहीं मरती। कोई लाख उसे जला दे वो फिर भी जिंदा रहती है, अपनी चूड़ियों में, पायल, बिछिया या चोटी में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डायन अपनी कहानियों में भी जिंदा रहती है। क्या ऐसा मुमकिन है? कैसा हो कि आप रात के अंधेरे में जलते हुए अलाव के इर्द गिर्द बैठे हुए डायन की कोई कहानी सुन रहे हों और वो अचानक आपके सामने आ जाए। ये बात जितनी नामुमकिन लगती है उतनी ही खौफनाक भी। और अगर कहीं ये मुमकिन हो गई तो जान लीजिए कि खौफ से आपकी जान भी जा सकती है। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी दो दोस्तों विशाल और रणबीर की है। उन दोस्तों की कहानी जो खौफ की उस हद से गुजर गए जहां से कोई वापस नहीं लौट पाता। तो रणबीर सुनाएंगे अपनी वो दास्तान जो उनके दोस्त विशाल ने उन्हें सुनाई और जिससे वो बाल बाल बचे। शायद मैं और विशाल कुछ महीनों बाद मिले थे। बातें शुरू हुई तो विशाल मुझे एक अजीबोगरीब घटना और उससे जुड़ी कहानी सुनाने लगा। वो घटना या कहानी कुछ इस तरह से थी। विशाल दिसंबर के महीने में कंपनी के किसी काम से शाहजहानपुर गया था। वहां कंपनी के ही गेस्ट हाउस में उसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस रात वो अपने कमरे में सोने की तैयारी में था कि तभी लाइट चली गई। सर्दी की रात में वो खिड़की तक आया तो उसे नीचे कुछ दूरी पर एक अलाव जलता दिखाई दिया। ठिठुरन से बचने के लिए वो नीचे उतर के वहां तक गया। अलाव के इर्द गिर्द गांव के 3 लोग बैठे बातें कर रहे थे। विशाल ने उनसे बातचीत शुरू की। बड़ी सर्दी है भाई। बैठ जाओ बाबू, आग से आराम मिल गया। अब जाके जान में जान आ गई। तुम लोग कैसे रह पाते हो यार यहाँ पे? अरे त्रिलोकी, कुछ सुनाओ ना भाई। क्या सुनाए? अरे वही कहानी सुनाओ ना, डायन वाली। और क्या सुनाओगे? हाँ हाँ, ऐसी सर्द अंधेरी रात में भूत डायनों वाली कहानी सुनने को तो मजा आएगा। जाने दो बाबू, वो कहानी अच्छी नहीं है। उस आदमी ने कितना मना किया कि वो कहानी सुनने की जिद ना करे, पर विशाल उसके पीछे ही पड़ गया था। ठीक है बाबू, सुनाते हैं, पर फिर मत कहना कि अरे सुनाओ। जगत सरकार कोई राजा से कम नहीं थे। बड़ा इज्जत, शान, शौकत, महल 2 महला था उनका। 80 गांव की जमींदारी थी उनकी। उनका हुक्म समझो कानून। उनका बेटा नरेंद्र सिंह का दिखता था। जवानी ऐसी कि परी मर जाए उस पर। जब पक्की पे बैठ कर निकलता था तो रियासत की औरतें आहें भरती थी कि हाय किसके नसीब में होगा नरेंद्र। और एक दिन जब नरेंद्र जयपुर की अपनी यात्रा से लौटा, सबने वो नसीबों वाली देखी। उसका नाम था रतन कुमारी। क्या सांवला रंग, कैसा बदन, और जब वो हिरनी जैसी चाल चलकर सरकार के अहाते में आई तो सबकी नजर जैसे जम के रह गई। बाबूजी, ये है रतन, और रतन ये है हमारे बाबूजी जगत सरकार। घनी खम्मा सरकार? घनी खम्मा मतलब बाबूजी राम जुआर। वाह वाह, पर बहुत तेरा घनी खम्मा भी बहुत सुंदर लगा हमें।
तू यही बोला कर। रतन कुमारी के आते ही जैसे सरकार का दुमहिला गुलजार हुई गवा। हर बखत बस सबके कानन में उसकी पायल ही बजती रहती, और जब पायल ना सुनाई देती तो तुम कहाँ हो रतन? लो आ गई थारी रतन। इतना दूर मत जाया करो कि तुम्हारी पायल भी न सुनाई दे। क्यों परेशान होते हो जी? अब तो ये पायल की आवाज प्राण के साथ ही जाएगी। तब नरेंद्र बाबू नहीं समझे रतन की बात का मतबल। पर एक रोज जगत सरकार अपने बेटा बहू के साथ थे तब। ये लो बेटा, गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए खास विलायत से मंगवाई है हमने, बाहर अहाते में खड़ी है। और हाँ, गाड़ी लेके फुर्र से भाग मत जाना। ये तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारी बहू रानी के लिए भी है। जहाँ जाना उसको साथ लेके जाना, समझे? पर तभी गौशाला देखने वाला भानु हुआ आया। सरकार, सरकार, गैया मर गई। तो क्या करें? क्या हमारे ऐसे दिन भी आ गए हैं कि हम एक एक जानवर की गिनती करें? ये एक दिन का बात नहीं है सरकार। गौशाला में रोज रात को एक जानवर मरता है। जान पड़ता है जैसे कोई खून पी रहा है उनका। क्या खून पी रहा है? कौन? क्या जाने छोटे सरकार, ऐसा जानवर आज तक तो देखे ही नहीं जिंदगी में। पर असल में उनकी चिंता तो अब शुरू हुई थी। काहे से कि एक रात जब नरेंद्र सो के उठा तो रतन बिस्तर पे नहीं थी। रतन, रतन कहाँ चली गई? दीनू, बहू रानी को कहीं देखा तुमने? नहीं सरकार, पर क्या? कोई ऐसा छाया जैसा बाहर जाते हुए देखा था। छाया जैसा? नरेंद्र कुछ नहीं समझ पाया, पर हाँ, उन्होंने जब एक दो रात रतन को बिस्तर से गायब पाया तो वो बिस्तर पे चुपचाप पड़े उसके उठने का इंतजार करने लगे। और फिर रात को जब वो उठी तो वो भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े। और उनको विश्वास नहीं हुआ। रतन गौशाला में पहुंची और उसके बाद उन्होंने जो देखा तो उनके होश उड़ गए। रतन ने एक गाय को गले से पकड़ा और मुंह लगा के उसका खून पीने लगा। उस रात के बाद से तो नरेंद्र को ऐसा लगने लगा कि रात वो रतन के साथ नहीं, मौत के साथ सो रहे हैं, मौत के साथ। पर उन्हें कुछ करना था, इसीलिए वो जगत सरकार के पास गए। बाबूजी, ऐसे तो हमारा एक भी जानवर नहीं बचेगा। क्यों ना आप गौशाला को यहाँ से हटाकर 10 कोस दूर हमारे आखिरी गांव में कर दो और 50 आदमियों का पहरा बिठा दो। ठीक कह रहे हो तुम। आज ही कह देते हैं ऐसा करने को। अगली रात रतन उठ के सारा गांव छान आई, पर उसे कहीं कोई गाय नहीं मिली। तो अगली रोज वो इतनी कमजोर हो गई थी जैसे उसने 4 दिन से कुछ खाया ही ना हो। क्या हुआ? सुबह से लेटी हो? तबीयत ठीक नहीं है? कमजोरी लग रही है। अगली रात तो वो आखिरी गांव में बनी गौशाला तक हो आई, पर वहां ऐसा पहरा लगा था कि जागते रहो, जागते रहो। यहाँ तो पहरा लगा हुआ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे ही हफ्ते बीतते गए और रतन की हालत ऐसी हो गई कि लगा वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकेगी। इधर बहू की खराब तबीयत से परेशान जगत उनके कमरे में आ रहे थे कि तभी नरेंद्र ने रतन की सच्चाई जानने के इरादे से उसके माथे पर हाथ रख के कहा, सुनो, इतने दिन हो गए, वैद को बुला लें, वो नब्ज पकड़ते ही सब बता देंगे। बोलो, वैद को बुलाऊं? नहीं,
नहीं क्यों? बुला लेता हूँ। नहीं। पर इस तरह से तो। हमने कहा ना नहीं। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? जान दोगे अपनी? क्या? अगर मुझे खून नहीं मिला तो नहीं बचूंगी मैं। ये क्या बोल रही हो? और वो अचानक उछल के बैठी और नरेंद्र की आंखों में झांकते हुए बोली, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अपना खून पिला दो मुझे। क्या? कौन हो तुम? दिलारा। दिलारा डायन। और इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कर पाता, दिलारा उसके सीने पर सवार हो गई। दिलारा ने उसकी गर्दन पर अपने लंबे दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। और तभी जगत सरकार उधर आ गई। कौन है तुम? कौन? छोड़ उसे। पर जब दिलारा की सच्चाई सामने आ ही चुकी थी तो उसे कौन सा डर बचा था। अगले ही झपट्टे में वो जगत सरकार की छाती बजा बैठी और उसे उनके भी प्राण निकालने में देर नहीं लगी। कौन है तुम? पर छोटे और बड़े सरकार की मौत से दिलारा की सच्चाई खुल गई और गांव वालों ने उसे पेड़ से बांध के आग के हवाले कर दिया। कहानी तो बड़ी भयानक थी भाई। पर बाबू, जैसा हमने कहा था आपसे, ये कहानी सुन के आपने गलती कर दी। क्यों? सुन ली तो सुन ली, बस इसमें क्या है? बस नहीं बाबू, बहुत बुरा किया आपने। आखिर क्यों नहीं सुननी थी कहानी? क्योंकि बाबू, ये कहानी सुनने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। विशाल की कहानी में बुड्ढे के मुंह से निकली इस बात पर मैं भी हंस पड़ा। पागल थे वो सारे। अरे अभी मैंने भी तो ये कहानी सुनी ना, और देखो देखो मैं जिंदा हूं। यही बात मैंने भी उस बुड्ढे से कही थी और उसका जो जवाब उसने दिया वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। क्या जवाब? वो मरे हुए लोगों को नहीं दिखाई देती, पर जरा पीछे मुड़ के देखो, कहीं वो तुम्हारे कंधे पर तो नहीं बैठी। रणबीर ने मुड़कर देखा तो दिलारा डायन उसके कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इसके बाद रणबीर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। पर सवाल है कि ये कहानी तो रणबीर ने भी सुनी, मैंने भी सुनी और अभी अभी आपने भी। तो क्या हम अगली कहानी सुनने और सुनाने के लिए कल तक जिंदा रहेंगे? क्या जाने, शायद और शायद नहीं भी। आप सोचिए, क्योंकि हो सका तो मैं कल रात भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर रणबीर की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक आखिरी बात, कल एक नई कहानी सुनने के लिए आप जिंदा तो रहेंगे ना? ओके।